हेलो डियर एवरीवन, हाउ इज इट गोइंग? सो बेटा, कैसे हैं आप लोग सब? और आपको पता ही है भाई, अब आपके एग्जाम स्टार्ट होने हैं अभी 27 से। और आपको मतलब साइंस की अगर बात करते हैं हम, तो साइंस में भी आपको 4 हॉलीडेज मिली है एंड दैट इज सफिशिएंट, राइट? तो इस 4 हॉलीडेज में भाई आपने क्या क्या करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को करना है। और बच्चों की सबसे ज्यादा भाई क्या रहा था कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं भाई, जो पी वाई के उसमें रहे हैं। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आवर एनवायरनमेंट चैप्टर के बारे में। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली एनसीईआरटी क्वेश्चन, एग्जाम्पलर्स एंड पीवाई क्यूज। वेट 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 वेट, भाई सभी का एक था भी, इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में हमारे केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे। तो वो सर केस स्टडी के क्वेश्चन कहां और कैसे करने हैं इस चैप्टर के? तो भाई जितने भी चैप्टर में हमने ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पी वाई क्यूज कर रहे हैं, यही सारे आपके, मैंने जितना ऑब्जर्व किया अभी तक का सैंपल पेपर में, यही सारे क्वेश्चन आपके केस स्टडी में आया हुआ है। मतलब ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा आपका केस स्टडी से। ठीक है, तो देखते हैं किस किस टॉपिक से कितना कितना परसेंटेज में क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो भाई यहां से आपके क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो बनते हैं भाई यहां से। पहला है इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, तो हार्डली भाई यहां से 2 या 3 क्वेश्चन ही बनते हैं, हार्डली 2 और 3 क्वेश्चंस। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से नहीं बनते हैं। मेनली जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो बनते हैं फूड चेन से। ठीक है, व्हाट इज फूड चेन, डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फूड चेन में से एक क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाई देयर आर ओनली 3 to 4 लिमिटेड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो फूड चेन के बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा हमारे ट्रॉपिक लेवल पे। और ट्रॉपिक लेवल पे भी क्वेश्चन आता है कि लिमिटेड क्यों है 3 और 4 लेवल तक ही। ठीक है, और वो टॉपिक भाई किससे रिलेटेड रहता है? वो हमारा रिलेट होता है 10% लॉ से। तो ये ट्रॉपिक लेवल और 10% लॉ क्या होता है और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बने हमारे पीवाई के उसमें, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एनर्जी फ्लो पे आपका डायरेक्टली केस स्टडी पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं आज भाई। राउंड अबाउट वे में ही क्वेश्चन पुट अप करेगा, बट क्वेश्चन यही रहेंगे आपकी। तो थोड़ा सा एक बात आपको माइंडसेट रखना है कि भी हाँ क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। इस चैप्टर से हम कवर करने वाले हैं अभी पूरे 5 मार्क्स। और आई थिंक जितने भी इसमें से वीडियोस बन चुकी है आपकी, आप उसको वीडियोस को प्लेलिस्ट से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट के बाद प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगे, वन शॉट मिल जाएगा आपको। ठीक है, स्पेसिफाइड टॉपिक की डिटेल मिल जाएगी आपको। ठीक है, डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी। सारे के सारे आपको, मतलब अगर आपने ये सारे कर लिए तो भाई सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन कहां से आते हैं हम डिसाइड नहीं कर सकते, बट हम अपने एफर्ट्स में कभी नहीं छोड़ सकते हैं। और हमारे एफर्ट्स इतने रहेंगे कि हाँ आपके वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं गार्बेज के ऊपर से। अगर गार्बेज के ऊपर से देखते हैं तो बहुत ही कम क्वेश्चन बने हुए। डायरेक्टली वो पूछ सकता है बायोडिवेस्ट और नॉन बायोडिवेस्ट के ऊपर। ठीक है, बायोडिवेस्ट एंड नॉन बायोडिवेस्ट के ऊपर। और आपका वेस्ट डिस्पोजल को कैसे किया जा सकता है। एक बीइंग अ पब्लिक, मतलब बीइंग ए सोसाइटी में आप एक मेंबर हैं, तो उस मेंबर की आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है इस वेस्ट के डिस्पोजल में। तो ये क्वेश्चन यहां से बनता है। तो मेनली क्वेश्चन आपके यहां से बनने वाले हैं भाई। एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रॉब्लम्स में आपके ओजोन के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो चलो भाई डिस्कस करते हैं, वेट नहीं करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो एक या दो या हार्डली मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बनते हैं यहां से, वो आपका है इकोसिस्टम क्या होता है। तो भाई इकोसिस्टम क्या होता है? ecosystem is structural and functional unit of, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या भी, सारे के सारे जो एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है एनवायरनमेंट का, बायोस्फीयर का, वो सारा किसके थ्रू बना हुआ है? इकोसिस्टम के थ्रू। और जितने भी फंक्शंस होते हैं लाइक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना, जितने डिफरेंट प्रोसेस है कि फ्लो ऑफ एनर्जी होना, वो सारा इकोसिस्टम से ही होता है। तो इकोसिस्टम एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर की, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम, सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम है जिसके अंदर जो लिविंग बींग्स है एंड नॉन लिविंग बींग्स, लाइक हमारे बायोडिफैक्टर है और नॉन बायोडिफैक्टर है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम इन विच लिविंग बींग्स आर, अब लिविंग बींग्स में हमारे ह्यूमन बींग भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे। ठीक है, लिविंग बींग्स आर इंटरेक्टिंग विद नॉन लिविंग
थिंग्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट, राइट, दिस इज इकोसिस्टम। ना वो कह रहे हैं कि आपको एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। भाई इकोसिस्टम में किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी एनर्जी बनती है, सबसे पहले फ्रॉम विच फैक्टर और विच इज द आउटर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो भाई सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे पहले बनती है सोलर एनर्जी, जो सन से बनती है, ठीक है, सन से बन रही है सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी ट्रैक कर रहे हैं हमारे ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्रोड्यूसर्स। Now these producers trap energy and use it 1% of the solar energy. And now when herbivores, जो हमारे herbivores animals है, when they eat producers यानी plants को eat करते हैं, तो भाई ये हमारे आ जाएंगे हमारे producers के बाद हमारे consumers, ठीक है। consumers में हमारे primary consumer रहेंगे। यहाँ पे हम ले सकते हैं अभी producers को कौन eat कर रहे हैं, herbivores, और herbivores को eat करेंगे भाई carnivores। अब कार्निवोर्स को भी ईट करने वाले हैं अभी टॉप कार्निवोर्स, ठीक है, जिसमें हमारे टाइगर्स हो गए, लायंस हो गए, वल्चर्स हो गए, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स। तो ये हमारा हो गया अभी एक तरीके का फ्लो ऑफ एनर्जी। भाई एनर्जी किस तरीके से फ्लो होती है, कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां तक एंड होगी। तो ये एक हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी एनर्जी फ्लो कैसे होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहां पर आया हुआ देखते हैं। 2019 सीबीएसई का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी तो सर छोड़ना ही नहीं है भाई, ठीक है ना। तो डिस्कस करते हैं भी, कह रहा है नेचुरल बॉडीज वाटर बॉडीज आर नॉट रेगुलरली क्लीन्ड वेयर एज एक्वेरियम्स नीड्स रेगुलरली क्लीनिंग। भाई एक्वेरियम को क्लीन करने की नीड क्यों होती है, बट हम वाटर सिस्टम्स को यानी हमारी जो वाटर बॉडीज है, लेक पॉन्ड, उसको हम क्लीन नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे वाटर बॉडीज की, यहाँ पर क्या क्या गया, लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, रिवर्स हो गया, these are naturally ecosystem. So water bodies are naturally या natural ecosystem। ये एक नेचुरल इकोसिस्टम है where living and non living are interacting with each other, right, जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग इंटरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, now definitely one become the food of another organism। भाई एक प्रोड्यूसर्स है, अब प्रोड्यूसर्स क्या है, अभी लिविंग बींग्स के साथ, ये हर्बीवोरस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो हर्बीवोरस क्या करेंगे, उन प्लांट्स को ईट करेंगे और उस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब वो जो हर्बीवोरस है उनको भी ईट करेंगे और सेम एज गोज ऑन, ठीक है, ये चलता रहेगा। और लास्ट में क्या होगा, जो टॉप कार्निवोरस है, व्हेन दे डाई, जब वो मर जाएंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली जितने भी चेन चल रही है इसमें ये वेस्ट को रिलीज तो करेंगे ही, ठीक है। जो ये वेस्ट होगा, ये वेस्ट को कौन कंज्यूम कर लेगा, डीकंपोजर्स, ठीक है। ना वो जो डीकंपोजर्स होंगे लाइक बैक्टीरिया हुआ या फंगी हुए, वो उस वेस्ट को कन्वर्ट कर देंगे ह्यूमस के अंदर। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक साइकिल चल रही है जिसमें जो भी वेस्ट है वो कंज्यूम हो जा रहा है एक अदर ऑर्गेनिज्म के द्वारा, है, एक अदर ऑर्गेनिज्म उसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी पॉइंट बनता है हमारा कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। एंड one organism one organism is being eaten by other one। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट कर रहा है। while in this flow of energy while in this flow of energy, जब ये एनर्जी फ्लो हो रही है, फ्लो ऑफ एनर्जी, ऑर्गेनिज्म रिलीज वेस्ट टू, ये वेस्ट को भी रिलीज करेगा डेफिनेटली भाई। एक्सक्रीट, जब उसको रेस्पायर करना है, जब उसको एनर्जी चाहिए, तो डेफिनेटली वेस्ट को भी रिलीज कर ही देगा, ठीक है। ultimately the top carnivores after that convert into humus which is done by decomposer। जो कौन करेंगे भाई, वो करेंगे डीकंपोजर्स।
ठीक है ना भाई, जितने भी डिकम्पोजर्स है वो सारे वेस्ट को क्या कर देंगे, ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं भी जितना भी वेस्ट बन रहा है वो सारा का सारा वेस्ट क्या होगा, वो दोबारा से एक न्यू साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां पे कोई वेस्ट बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी यही था कि हमें जो हमारी वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज के अंदर हमें वेस्ट को क्लीन करने की नीड नहीं थी। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी देयर इज अ साइकिल इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज eaten by other organism, so there is the no waste collected there. But if we talk about aquarium, if we talk about aquarium, अगर हम aquarium की बात करते हैं, aquarium हमारा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, it is artificial ecosystem where there no flow of energy take place, no flow of energy टेक प्लेस। भाई वहां पे कोई भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, यानी फ्लो नहीं होता है। तो एनर्जी का फ्लो नहीं होगा, हैंस वहां पे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म उस वेस्ट को रिलीज करेगा, हैंस देयर इज accumulation of waste एंड इट नीड टू बी क्लीन रेगुलरली, और उसके हमको रेगुलरली क्लीन करना होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अभी कि किसी तरीके से हम एक्वेरियम को क्लीन क्यों करना चाहिए, क्योंकि वहां पे भाई वेस्ट रिलीज होता है और उस वेस्ट को नेचुरली वो एक क्लीन नहीं होता, मतलब एक नेचुरल डिकम्पोजेस वहां पर नहीं है उस चीज को क्लीन करने के लिए, तो हम उसे नेचुरली तो नहीं कर सकते, हम उसे आर्टिफिशियली क्लीन करेंगे। ठीक है, ओके, थर्ड क्वेश्चन पे चलते भी हमारा, व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोला था भी आपका ट्रॉपिक लेवल के ऊपर से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ट्रॉपिक लेवल सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, और ट्रॉपिक लेवल को समझने से पहले आपको समझना होगा फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है, इट इज द सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म बाय कंटिन्यूअसली ईटिंग और बीइंग ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म। भाई एक सीक्वेंशियल एनर्जी का फ्लो है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है भाई, यहाँ पे सबसे पहले प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स किसको ईट कर, प्लांट कौन ईट कर रहा है भाई, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को ईट कर रहे हैं कार्निवोरस, कार्निवोरस को ईट कर रहे हैं टॉप कार्निवोरस। तो एक एनर्जी का फ्लो चल रहा है एक सीक्वेंस में, ठीक है, और इस एनर्जी के फ्लो करने में हर एक लेवल आता है। जैसे फर्स्ट लेवल हो गया भाई हमारे प्लांट्स का, सेकंड लेवल हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर का, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर का, ठीक है। तो ये जो लेवल होते हैं डिफरेंट लेवल, इन डिफरेंट लेवल्स को बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ट्रॉपिक लेवल को हम डिफाइन कर सकते हैं इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, इन द फ्लो ऑफ एनर्जी कह लीजिए या फूड कह लीजिए, एनर्जी और फूड इन फूड चेन, there are different level exist, these different level are called, these different levels are, या levels कह लीजिए, steps कह लीजिए, are called ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल। भाई ये जो डिफरेंट लेवल होंगे इसको ही हम बोल देते हैं ट्रॉपिक लेवल। भाई जिस लेवल से एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी का फ्लो हो रहा है। अब वो क्वेश्चन यहां से कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन इट। आपको एक फूड चेन बनानी है, तो फूड चेन बना लेते हैं अभी, कैसे होगी, फूड चेन बनानी है और स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। अब फूड चेन सबसे पहले बनाते हैं, हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं अभी प्लांट्स का, ठीक है, प्लांट्स को कौन ईट कर रहे हैं भाई, हम मान लेते हैं भाई रैबिट ईट कर रहे हैं, ठीक है, रैबिट ने ईट किया, उस रैबिट को ईट किया स्नेक में, एंड स्नेक को ईट किया वल्चर ने, ठीक है, वल्चर ने। तो हमारे पास 4 लेवल होगा। अब इसको कैसे हम अरेंज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में, सो भाई इसके लिए हम एक इकोलॉजिकल पिरामिड बनाएंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, जिसमें हमारे आ जाएंगे भाई प्लांट्स यानी हमारे प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के बाद आ जाएंगे हमारे भाई कंज्यूमर्स। तो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो गया भाई, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो गया हमारा रैबिट, ये हमारा सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये हमारा थर्ड लेवल हो गया, थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया, और थर्ड ट्रॉपिक लेवल में हमारा आ जाएगा भाई स्नेक, जो हमारा होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है ना भाई, ये हमारा हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। और लास्ट में हमारा आ जाएगा टॉप कार्निवोरस का फोर्थ लेवल,
ये हमारे आ जाएंगे टॉप कार्निवोरस, तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे वल्चर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा भाई डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है आपके पास, वो क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ द ट्रॉपिक लेवल इज लिमिटेड ओनली 3 to 4 इन अ फूड चेन। जब हम फूड चेन की अगर बात करते हैं तो फूड चेन में सिर्फ देखो यहाँ पे 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ है और ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो ये तो हमें छोड़ना नहीं है। वो कह रहा है गिव रीजन व्हाई अ फूड चेन कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉपिक लेवल। तो भाई मोर देन 4 ट्रॉपिक लेवल क्यों नहीं होते हैं? तो भाई लिंडेमन जी ने एक हमें लो बताया था, वो लो था 10% लो, और 10% लो के अकॉर्डिंग ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, रेस्ट 90% ऑफ द एनर्जी इज गेटिंग वेस्ट, वो वेस्ट हो रही है हीट की फॉर्म में। तो यानी अगर हम बात करते हैं अभी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो सिर्फ 10% एनर्जी ही बचती है। लाइक हम रीजन देते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू लैंडीमन, पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। लिंडेमन जी ने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू लिंडेमन ओनली 10% एनर्जी इज transformed from one tropic level to another tropic level, one tropic level to another level, another tropic level, and rest 90% of energy is getting waste। ठीक है, अब 10% ही एनर्जी हो रही है। अगर हम बात करते हैं अभी 10,000, तो लाइक एग्जांपल ले लेते हैं हम, लेट 10,000 जूल, 10,000 जूल, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं भाई, ये लो 10,000 जूल इज एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू द प्लांट्स। तो ये प्लांट्स के अंदर 10,000 एनर्जी गई, 10,000 जूल। अब इसमें से भाई जब इसको ईट किया है एक हर्बीवोरस ने, हम बात करते हैं सेम एग्जांपल का रैबिट का ना, 10%। अब 10% का मतलब क्या हो गया भाई, इसमें से 10% कितना हो गया इसका भी 1,000 जूल। नाउ 1,000 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू रैबिट। नाउ दिस रैबिट इज ईटन बाय स्नेक। नाउ हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड? ओनली 100 जूल। दिस स्नेक इज ईटन बाय वल्चर। नाउ वल्चर के पास कितना एनर्जी बचेगा भाई? इसका 10%, यानी 10 जूल। नाउ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की, और नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं वल्चर्स के बाद, वल्चर्स के बाद तो होगा नहीं बेटा, टॉप कार्निवोर्स है, तो हमारे टॉप कार्निवोर्स के पास ही 10 जूल एनर्जी बची है सिर्फ। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर हम कोई और फूड चेन का भी एग्जांपल लेते हैं, तो जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है यानी सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ एनर्जी हो रही है ट्रांसफर, वो ट्रांसफर में बहुत ही लेस एनर्जी पहुंचती है एट द टॉप लेवल, यानी टॉप ट्रॉपिक लेवल पे, जो हमारा लास्ट ट्रॉपिक लेवल है। तो उसके बाद तो एनर्जी बचती ही नहीं है भाई। भाई इसके बाद अगर मान लेते हैं हम एक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट भी करता है तो उसके पास सिर्फ 0.1 जूल को एनर्जी बचेगी। तो 0.1 जूल एनर्जी में वो क्या करेगा भाई, कितना तो वो एक्टिविटीज करेगा, कितना वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। ठीक है ना, सो देयर इज ओनली द 3 to 4 लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल जस्ट बिकॉज ओनली 10% of energy is transferred, and due to 10% of energy transfer, the organism at top level, tropic level, get only limited energy, और उनको सिर्फ लिमिटेड एनर्जी मिलती है, वो भी बहुत ही लेस होती है। सो दैट्स व्हाई इट हैज ओनली 3 to 4 लिमिटेड लेवल्स, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ क्या कहता है? हाउ इज ओजोन फॉर्म? भाई 2019 का क्वेश्चन है, सीबीएसई का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्पलर में जितने भी दिया हुआ है, एग्जाम्पलर में क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है, आपके सैंपल पेपर के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, और कोई सा भी सैंपल पेपर उठा लो भाई, आपके ऊपर ओजोन के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन दिया होगा। और एक भाई केस बेस्ड स्टडी की अगर हम बात करते हैं, तो केस बेस्ड स्टडी में यानी केस स्टडी के जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपका ट्रॉपिक लेवल के ऊपर 10% लो के ऊपर और ओजोन के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी आपका केस बेस्ड स्टडी जितने भी बन रहे हैं अभी यहां से बनेगा, राइट। तो देखते हैं भाई होता क्या है सबसे पहले तो। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई ओजोन कैसे बनती है सबसे पहले तो। सो भाई होता क्या है कि हार्मफुल जो रेडिएशन है सन की, दैट इज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी यूवी रेज। व्हेन दिस यूवी रेज रीचेस टू द अर्थ नियर द स्ट्रेटोस्फीयर, तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होगा वहां पे जब वो रेडिएशन आती है, नाउ द ऑक्सीजन व्हिच इज प्रेजेंट देयर इट गेट्स स्प्लिट अप। ये भाई रेडिएशन आ रही है, ठीक है, ये यूवी रेज है,
ये यूवी रेज जब ऑक्सीजन के पास पहुंचती है, नाउ ऑक्सीजन गेट स्प्लिट अप इनटू द मोनो एटम्स, ये ओ में ब्रेक हो जाती है। नाउ दिस मोनो एटम कंबाइन विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड इट फॉर्म ओजोन, ये ओजोन के साथ ये ओजोन बना लेती है। ठीक है, अभी ओजोन कहां पर एग्जिस्ट करती है, इस ये एग्जिस्ट करती है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में मीन इट हैज अ गुड क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है स्ट्रेटोस्फीयर में। अब बात करते हैं स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस, भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले इसका बेनिफिशियल की अगर हम बात करते हैं, हाउ दिस इज बेनिफिटेड, तो फर्स्ट पॉइंट, it protect us from harmful ultraviolet radiation यानी यूवी रेज, राइट, ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। एंड ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कितनी हार्मफुल हो सकती है टू द सच एक्सटेंट, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इस पर भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। और यही क्वेश्चन भी पुट अप किया हुआ है इसके नेक्स्ट पार्ट में, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ इट्स डिप्लेशन एंड राइट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन। तो सबसे पहले भाई रिस्पॉन्सिबल रीजन फॉर द डिप्लेशन, तो डिप्लेशन क्या होता है, अरे भाई डिप्लेशन का मतलब होता है कि इसकी थिकनेस का डिक्रीज होना। तो अगर हम डिफाइन करते हैं इसकी डिप्लेशन को, तो डिप्लेशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ लेयर, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, उसे बोलते हैं डिप्लेशन। अब बोलो उसके क्या क्या कारण है, भाई सबसे पहला जो कारण आता है, ठीक है, रीजन फॉर डिप्लेशन, यहाँ पे हम हेडिंग देंगे, देखो मार्क्स को लेने के लिए सबसे पहले आपको हेडिंग यानी आपको प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है। तो डिप्लेशन का रीजन क्या है, रीजन ऑफ डिप्लेशन इज CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे अगर मेन रीजन पूछता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और उसके अगर आपको पूछता भी ऐसे तो पूछेगा नहीं, बहुत रेयर चांस है वो पूछेगा। अगर पूछ भी लेता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एक्सेप्ट व्हाट आर द अदर सोर्स ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, तो उसमें आप देख सकते हैं भी फ्लोरोकार्बन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, these are the other source which deplete the ozone layer, but main reason is chlorofluorocarbon। and from which source it is generated, किस सोर्स से बनता है, मतलब क्या रीजन है इस क्लोरोफ्लोरो का। तो रेफ्रिजरेटर, हमारे जितने भी एसी यूज करते हैं, ठीक है, एरोसोल प्रोपोलेंट, इन सभी से भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है। और दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज मेनली रीजन ऑफ डिप्लेटिंग द ओजोन लेयर। इफ इट गेट डिप्लेटेड, अगर ये डिप्लेट होगी तो क्या होगा भाई, अगर ये डिप्लेट हो गई तो भाई इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे। सबसे पहला तो भाई है साइड इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या है, सबसे पहला भाई स्किन कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है भाई, वीकन इम्यून सिस्टम, वीकन इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा। थर्ड वन ग्लोबल वार्मिंग, भाई अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंक्रीज हो गई, गैसेस इंक्रीज हो गई, तो डेफिनेटली क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। आइज, अच्छा आइज के बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, जिसमें से सबसे जो मेन पॉपुलर डिफेक्ट है वो है कैटरेक्ट, यानी जिसे आप बोलते हैं कि आईलेंस बिकम मिल्की, तो कैटरेक्ट हो जाता है, कैटरेक्ट एंड एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी, यानी जो बच्चे होते हैं वो प्रेगनेंसी टाइम में, फीमेल्स की प्रेगनेंसी टाइम में ही उनको ही डिफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो इसमें अनबॉर्न चाइल्ड को या न्यूबॉर्न चाइल्ड को बहुत सारे डिफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट। So these are the defect and the harmful effect of ultraviolet radiation. Or you can say कि if ozone layer is getting depleted, then what kind of side effect human can face? So these are the number of the side effect that human can face. So यहाँ से भाई इतना क्वेश्चन बनता है। अच्छा अब ये 2019 का क्वेश्चन रहा है, एनसीईआरटी का रहा है, सैंपल पेपर्स का रहा है, तो इस पर फोकस ज्यादा रहना चाहिए आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हमारे बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट आर द डिकम्पोजर्स, भाई अभी तक मैंने आपको जब फूड चेन बताई है, तो सबसे पहले तो भी प्लांट्स होते हैं, हर्बीवोरस हो गए, फिर उसके बाद कंज्यूमर्स हो गए, हमारे टॉप कार्निवोरस हो गए। बट इफ दिस कार्निवोरस गेट डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कुछ भी हो सकता है कि वो बायोमैग्निफिकेशन हुआ केमिकल्स का, या कुछ उनकी फूड नहीं मिलता उनको, तो उस वजह से वो डेड हो सकते हैं, ठीक है।
तो वो डेड होने के बाद क्या होगा उनका? तो डेफिनेटली देयर आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज दैट ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट इनटू द सिंपल मैटर। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे डीकंपोजर्स। तो डीकंपोजर्स भी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, microorganisms that help in converting dead and decaying matter, dead and decaying matter, ये सिंपल कह सकते हैं आप ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर फॉर्म, इनटू सिंपलर फॉर्म by converting into humus, converting into humus। अच्छा, ये क्या करता है? डेड और डिकेइंग मैटर जितना भी होता है उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन नाउ फाइनली इट कन्वर्ट इनटू द ह्यूमस। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी डिकेइंग मैटर होता है, जो डेड मैटर्स होता है, उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करने का मेन रोल सोसाइटी में कौन प्ले करते हैं? डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा भी, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एब्सेंस ऑफ इन द इकोसिस्टम? अगर ये इकोसिस्टम से एब्सेंस हो जाए, मतलब इसको हम डिकम्पोज, इसको रिमूव कर दे, तो क्या होगा? बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होगा। ठीक है, अभी मैंने बताया कि क्या करते हैं कि डेड मैटर्स को क्लीन करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स आर नेचुरल नेचुरल क्लीनर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के नेचुरल क्लीनर है। भाई आपको बताया तो सबसे पहला हमारा एक्वायरिंग वाला क्वेश्चन था कि एक्वायरिंग में डिकम्पोजर्स नहीं होते, बट हाँ वाटर बॉडीज की बात करते हैं तो वहां पे डिकम्पोजर्स होते हैं, तो जो क्या करते हैं? वेस्ट को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो अब जो डिकम्पोजर्स है वो नेचुरल क्लीनर है इकोसिस्टम के, हैंस रिप्लेनिश द सॉइल एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, मेंटेन soil fertility. But what will happen if these decomposers will not exist? So in the absence of it, in the absence of decomposers, it will adversely affect, adversely मतलब बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा भाई, adversely affect the environment। कैसे करेगा? सोचने की बात है भाई, अगर डिकम्पोजर्स नहीं हुए तो कैसे होगा भाई? जितने भी डेड और डिकेइंग मैटर है, दे विल परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे और स्मेल प्रोड्यूस करेंगे, और वो स्मेल क्या करेगी? एनवायरमेंट में एयर पोल्यूशन कर देगा। इफ दिस will absence, that it would adversely affect the environment because dead and decaying matter will persist का मतलब पड़े रहना, persist for a long time, that cause environmental pollution। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ तो लाइफ बिकम मिजरेबल, मतलब लाइफ मिजरेबल हो जाएगी भाई, जीना मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं ना भाई, पापा आ गया, अब एग्जाम आ गया, अब तो जीना मुश्किल हो जाएगा भाई, पढ़ना ही पड़ेगा। तो वही बात होने वाली है भाई कि अगर डिकम्पोजर्स को रिमूव कर दिया तो भाई वेस्ट को कौन रिमूव करेगा? ठीक है, और वेस्ट रिमूव नहीं हुआ तो क्या होगा? डेफिनेटली वहां पे स्मेल हो जाएगी, लाइफ मिजरेबल हो जाएगी, क्योंकि उस स्मेल में एक नेचुरल क्लीन एयर नहीं मिल पाएगी। राइट, सो अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज हम करने वाले भी 10 क्वेश्चंस, और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना भी। और मैथमेटिक्स और साइंस के अच्छे कंसेप्ट के लिए हमारे प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल द इंपैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन अ ट्रॉपिक लेवल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल? मतलब क्या है इसका भाई? वो कहता है कि अगर हम किसी एक ट्रॉपिक लेवल में से ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दे, चाहे हम अपर से करें या लोअर से करें, तो क्या इसका सेम इफेक्ट पड़ेगा? सेम इफेक्ट कैसे? कि अगर हमने नीचे फर्स्ट प्रोड्यूसर्स को खत्म कर दिया है, तो क्या वो फूड चेन बिल्कुल मेंटेन बैलेंस चलती रहेगी? नहीं भाई। तो नो, तो आंसर इसका कैसे करेंगे? नो, द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉपिक लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। हाउ? कैसे? तो कैसे वो हम, बिकॉज रीजन क्या है इसका उसको एक्सप्लेन करेंगे। बिकॉज इफ वी remove organism in one tropic level,
organism in one ट्रोपिक लेवल, लाइक हम एग्जांपल लेते हैं लाइक हर्बीवोर्स। हमने हर्बीवोर्स को रिमूव कर दिया, तो भाई हर्बीवोर्स को यानी हमने रैबिट्स हो गए, हमारे जो जो ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स है वो ईट करना हमने मतलब उनको हमने फिनिश कर दिया, या वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं, तो क्या होगा, जो कार्निवोर्स हैं दे विल डेफिनेटली डाई, राइट। और सेम एज अगर हम हाईली जो हमारे हाई ट्रोपिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है उनको रिमूव कर दे तो क्या होगा, डेफिनेटली देयर विल बी अ पॉपुलेशन क्राउड इन ऑफ द लोअर ऑर्गेनिज्म इन द लोअर ट्रोपिक लेवल, ठीक है। Because if we remove organism in the one tropic level like the herbivorous, then all other organisms at higher level will die ड्यू टू स्टारवेशन, भूखमरी से मर जाएंगे भाई, इनको फूड ही नहीं मिलेगा। एंड इन द सेम वे अगर हम हायर ट्रोपिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दे, मतलब हायर ट्रोपिक लेवल वाले ना हो, इन द सेम वे इफ organism at upper level removed, then there will be पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा भी, बहुत सारे मतलब भाई जो हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म है वो होंगे नहीं, तो नीचे वाले ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, इंक्रीज होते रहेंगे, देयर विल बी द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, राइट। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या पुट अप कर रहा है, कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू इकोसिस्टम। भाई वो क्या कह रहा है कि अगर हमने किसी एक लेवल के इकोसिस्टम में से एक लेवल को रिमूव कर दिया तो क्या वो दूसरे इकोसिस्टम के दूसरे लेवल को भी अफेक्ट करेगा, भाई डेफिनेटली करेगा, ठीक है। सो आंसर यही रहेगा, यस द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल बी रिमूव्ड बट इट कैन डैमेज टू द इकोसिस्टम, वो डैमेज कर देगा इकोसिस्टम को, कि जैसे अभी एग्जांपल दिया, हमने अपर ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दिया तो देयर विल बी द पॉपुलेशन क्राउड या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट द लोअर लेवल, वो लोअर लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म होगा उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से हम उसको रिलीज नहीं कर सकते हैं या रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने रिमूव कर दिया तो ये अफेक्ट करेगा ही करेगा, राइट। तो इस आंसर को मैं चाहता हूं अपने आप बना के देखे, सीबीएसई का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर है और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में अगर आपका डायरेक्टली आता है तो आप एग्जांपल दे सकते हैं भी, अगर अपर लेवल को इंक्रीज कर दिया तो क्या इफेक्ट होगा, लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म को अगर हमने रिमूव कर दिया तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। भाई अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये सक्सेसफुली इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल लाइक फर्टिलाइजर्स एंड डीडीटी इन अ फूड चेन। फूड चेन के अंदर जब हार्मफुल केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है, बट ये फर्टिलाइजर्स और केमिकल जब फूड चेन के अंदर एंटर कर जाते हैं तो ये सक्सेसफुली ग्रो करते रहते हैं फ्रॉम वन ट्रोपिक लेवल टू अनदर ट्रोपिक लेवल, और दिस इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ केमिकल इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई, ये जरूरी है पहले आपके लिए क्वेश्चन कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज सक्सेसिवली इंक्रीज इन concentration of harmful chemical। कौन कौन से हार्मफुल केमिकल बताएं अभी, हार्मफुल केमिकल लाइक डीडीटी, पेस्टिसाइड्स इनटू फूड चेन, इनटू फूड चेन। फूड चेन के अंदर इन केमिकल्स का एंटर होना, एक्यूमुलेशन होता है और सक्सेसिवली ग्रो करना इस केमिकल्स का, दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब वो कह रहे हैं कि विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम। क्या ये जो बायोमैग्निफिकेशन है ये हर लेवल पे डिफरेंट होता है, बिल्कुल होता है भाई, क्योंकि हम बात करते हैं अगर प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स मींस प्लांट्स, so definitely we use pesticides to kill pest and disease, kill pest and disease,
बट डिसीज को और पेस्ट को किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं। एंड व्हेन दिस पेस्टिसाइड्स फ्लो इनटू द वाटर बॉडी, अगर ये पेस्टिसाइड्स फ्लो कर जाते हैं वाटर बॉडीज में, एंड थ्रू दिस वाटर बॉडीज इट एंटर इनटू प्लांट्स। भाई प्लांट्स वाटर और मिनरल्स को यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो वो वाटर को जब यूज करेंगे तो वो केमिकली डायरेक्टली एंटर हो गया किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। एंड व्हेन दिस प्लांट्स इज ईटन बाय herbivores, now these chemical get accumulate into the herbivores, now these herbivores is eaten by carnivores। अब इस कार्निवोरस को इसने किस हर्बिवोरस को ईट कर लिया, सो वो जो केमिकल की जो कंसंट्रेशन है इट गेट इंक्रीजेस, वो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। और फाइनली जो कार्निवोरस के बाद जब उस कार्निवोरस को ईट करेंगे टॉप कार्निवोरस, ठीक है ना, आप कह सकते हैं कि टॉप कार्निवोरस के अंदर उस केमिकल की जो कंसंट्रेशन है इट विल बी मैक्सिमम। तो तभी तो भाई एक रीजन है कि जो हमारे जो टॉप कार्निवोरस हैं लाइक हमारे लायंस हो गए, ठीक है, स्पेशली हम वल्चर्स की बात करते हैं, जो गिद्ध होते थे, बाज होते थे, मतलब अब की टाइम में नहीं मिलते हैं। भी रीजन है कि धीरे धीरे केमिकल्स का इतना यूज हुआ प्लांट्स में कि जो प्लांट्स को ईट करने वाले हर्बीवोरस हैं उनमें एक्यूमुलेशन ज्यादा हो गई। हर्बीवोरस को ईट करने वाले जो कार्निवोरस थे उनमें वो कंसंट्रेशन और राइज कर गई। एंड फाइनली जो टॉप कार्निवोरस हैं जो हमारे टॉप लेवल पे है, ट्रॉपिक लेवल पे, उनके अंदर कंसंट्रेशन इतनी इंक्रीज हो गई कि उनकी डेथ हो गई, ठीक है। वो कार्निवोरस थे, जो टॉप कार्निवोरस थे, दे विल वाइप्ड आउट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वो टॉप कार्निवोरस वाइप्ड आउट हो गए। तो हर लेवल पे, हर डिफरेंट लेवल पे इकोसिस्टम की इस मैग्निफिकेशन का डिफरेंट इफेक्ट है। मतलब लोअर ट्रॉपिक लेवल में इसका इफेक्ट लेस है, बट एज वी मूव ऑन एट द अपर ट्रॉपिक लेवल दिस इफेक्ट इज मोर एंड मैक्सिमम, राइट। चलो भाई चलते हैं भाई अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा देखते हैं क्या है और कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है भी एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। तो ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है भाई, क्या एनर्जी का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है? बिल्कुल होता है भाई। हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो किसी भी स्टेटमेंट को जब जस्टिफाई करना होता है तो जस्टिफाई करने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं भाई, लाइक प्लांट्स की बात करते हैं। दीज आर द सन रिलीज द हीट एनर्जी विच इज ट्रैप्ड बाय प्लांट्स एंड प्लांट्स ओनली ट्रैप 1% ऑफ सोलर एनर्जी। अब जो 1% ऑफ सोलर एनर्जी ट्रैप किया है, कैन दिस एनर्जी गेट बैक टू द सन? नो। प्लांट्स कहेगा भाई मेरी एनर्जी दे, प्लांट्स कहेगा भाई मैं नहीं देता, ठीक है, और हो भी नहीं सकता भी पॉसिबल। जो एनर्जी 1% एनर्जी ट्रैप की है दैट इज यूज्ड इन मेकिंग इन सिंथेसाइजिंग ऑफ फूड by photosynthesis process. Now the sun, the energy the plants trap is 1% of the sun energy. Plants cannot give it back to sun, right? Now same as बात करते हैं हम हमारे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की, यानी हमारे जो प्लांट्स आ रहे हैं, जो प्लांट्स ने अब एनर्जी यूज कर ली है। नाउ द प्लांट्स एनर्जी, जो प्लांट्स की जो एनर्जी है, प्लांट्स एनर्जी इज यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। भाई फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमारे कौन से हो गए, हमारे हर्बीवोरस, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। नाउ ओनली 10% ऑफ एनर्जी, 10% ऑफ प्लांट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू फर्स्ट लेवल, राइट, ट्रांसफर टू फर्स्ट लेवल। अब फर्स्ट लेवल में सिर्फ 10%, जितनी एनर्जी प्लांट्स ने ली थी उसका 10% ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। कैन दिस एनर्जी ट्रांसफर्ड बैक, यानी गेट बैक बाय प्लांट्स? नो। भाई जो एनर्जी अब प्लांट्स को तो खा लिया, अब प्लांट्स को खा लिया तो वो एनर्जी किसके अंदर चलेगी, हमारे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म की एनर्जी वापस नहीं जा सकती प्लांट्स के अंदर। एंड दिस एनर्जी कैन नॉट revert back to plants, hence energy flow is unidirectional, right। वो कहता है सेकंड पार्ट में क्या पूछता है, एक्सप्लेन हाउ दिस पेस्टिसाइड्स एंटर इनटू द फूड चेन एंड सब्सिक्वेंटली गेट इनटू आवर बॉडी। तो भाई ये जस्ट मैंने आपको अभी बताया 2014 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो
कैसे फूड चेन से हमारे क्या पेस्टिसाइड एंटर करते हैं। सो इसका एक आंसर देख लेते हैं भाई, अच्छा सा आंसर मैं राइट कर देता हूँ आपके लिए। पहले पेस्टिसाइड सबसे पहले यूज क्यों करते हैं? वी यूज pesticides to kill pest and disease in plants. Few chemicals like fertilizers and pesticides flow into water bodies, which is used by plants as water and minerals. वाटर एंड मिनरल्स की फॉर्म में इसको यूज कर लेते हैं। नाउ दिस केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, एक्यूमुलेटेड इनटू प्लांट्स व्हेन herbivores eat this plant. Herbivores eat this plant. This concentration या this accumulation increases. This accumulation increases from one level to another level. Another level in food chain. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, जो पेस्टिसाइड्स हैं हमारे, वो पेस्टिसाइड्स क्या होंगे भाई, सब्सिक्वेंटली हमारे जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होते रहेंगे और ये एक्यूमुलेशन बढ़ती रहेगी और इतनी बढ़ जाएगी कि डेफिनेशन द स्पीशीज एट अ हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल विल वाइप आउट। चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन, और हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके, और 8 क्वेश्चन में से भाई इतने क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं कि आपका अगर राउंड अबाउट वे में क्वेश्चन पुट अप करता है तो वो हो जाने चाहिए भाई, ठीक है ना। अब देखते हैं हमारा जो एनवायरमेंट पोल्यूशन या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम देखते हैं भाई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होता है। सर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस तो हमारी खेती के लिए होते हैं, हमारे लिए होते हैं, तो हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे। तो भाई हार्मफुल इफेक्ट ये है कि इससे सोइल का डिग्रेडेशन होता है। भाई जितना ज्यादा हम केमिकल यूज करेंगे तो वो डिग्रेड हो जाएगा। सो एक्सटेंसिव क्रॉपिंग कॉज लॉस ऑफ सोइल फर्टिलिटी, also over the time it can lead to the soil erosion and hence desertification। बट जितना ज्यादा एग्रीकल्चर करेंगे तो क्या होगा, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट है वो रिप्लेनिश नहीं हो पाएंगे और सॉइल बैरन होती रहेगी, सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी और डेफिनेटली वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ लीड कर जाएगी, मतलब रेतीली होने लगेगी, न्यूट्रिएंट ही नहीं रहेंगे भाई। पोल्यूशन, अब पोल्यूशन कैसे होता है भाई, अभी बताया जस्ट कि हम पेस्टिसाइड्स को फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं, केमिकल्स को, ठीक है, उससे क्या होगा, डेफिनेटली पोल्यूशन होता है और ये सॉइल को अफेक्ट करती है, उसकी फर्टिलिटी को, उसके एसिडिक कैरेक्टर को, उसकी अल्कलाइन नेचर को अफेक्ट करती है। वाटर और एयर पोल्यूशन होता है भाई, वाटर कैसे पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्या होगा, अभी बताया अभी कि ये जो हमारा जो केमिकल्स है, ये केमिकल्स कहाँ पे एंटर कर जाते हैं भाई, वाटर बॉडीज में, और वो वाटर बॉडीज से देन वाटर बॉडीज को तो अफेक्ट करेगी और वाटर बॉडीज के थ्रू प्लांट्स में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ वाटर, भाई जितना ज्यादा हम यूज करेंगे ग्राउंड वाटर को एग्रीकल्चर के लिए तो हमारा वाटर लेवल भी डाउन हो जाएगा, ठीक है, इससे हमारी शॉर्टेज ऑफ वाटर हो सकती है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, अभी बताया है, जिसे हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं, ठीक है। सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन सेम ही है भाई, और वो क्या होता है भाई, केमिकल जितना यूज करोगे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो एक्यूमुलेट होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे और हमारे ट्रॉपिक लेवल में हायर लेवल वाले ऑर्गेनिज्म को वाइप आउट कर देंगे, है ना भाई। डिफोरेस्टेशन कैसा होगा भाई, भाई क्रॉपिंग चाहिए तो लैंड चाहिए, लैंड चाहिए तो हमें फॉरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, अपरूट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। सो कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर एग्रीकल्चर कैन रिजल्ट टू द लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिससे जो वहां पे रहने वाले जानवर भी क्या होगा भाई, होमलेस हो जाएंगे भाई, जंगल है उनका घर और जंगल ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, उन एनिमल्स को क्या होगा, इधर उधर भागना पड़ेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था भाई, केस स्टडी का क्वेश्चन आपका 10% लॉ से किस तरीके से बनता है, तो भाई इस तरीके से बनता है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे भाई सबसे पहले है यहाँ पे हमारे प्लांट्स जिसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, ये हमारे हर्बीवोरस है, यहाँ हमारा ग्रास ऊपर, ये हमारा रैट और ये रैबिट, रैबिट भाई साहब बक्स बनी हमारा। नाउ इस रैबिट को ईट कर लिया भाई सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने, ठीक है, ईल ने कर लिया या स्नेक ने कर लिया, ठीक है, ये पूरा फूड वेब बनाया हुआ है, ठीक है। और नाउ दिस ऑर्गेनिज्म कैन बी ईटन बाय कार्निवोरस कॉल्ड आउल,
इतना समझ आया? अब क्वेश्चन क्या पुटअप कर रखा है देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पुटअप किया है, इफ 10,000 जूल ऑफ सोलर एनर्जी फॉल्स ऑन द ग्रीन प्लांट, 10,000 जूल ऑफ सोलर एनर्जी फॉल्स ऑन द ग्रीन प्लांट इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल की बात कर रहा है भाई, फाइटोप्लैंक्टन्स की बात नहीं कर रहा है, वो टेरेस्ट्रियल लेवल की बात कर रहा है। Then what percentage of solar energy will be converted into the food energy to the owl? आउल में कितनी एनर्जी कन्वर्ट होगी? तो ये हमारी भाई 10,000 यहाँ पे फॉल कर रही है, ये हमारा सन आ गया। सन ने कितनी एनर्जी दी है भाई? 10,000। चलो ये आ गया 10,000। 10,000 का 1% ही ट्रांसफर होगा। तो 1% कहाँ पे ट्रांसफर होगा भाई? इसका 1% का मतलब क्या होगा? 100। 100 यहाँ गई। अब 100 से इसका 10% कहाँ गया भाई? 10। इसका गया भाई 0.1 जूल। ठीक है, तो सिर्फ 0.1 जूल ही एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। अरे एक हमने एक मैंने आपको जो टॉपिक पीछे कराया था उसमें मैंने एक मिस्टेक पकड़ी है, तो देखते हैं कि कौन कौन वो मिस्टेक को बताएगा। मतलब जो बच्चे वीडियो अच्छे देख रहे होंगे वो डेफिनेटली उस मिस्टेक को बता देंगे। मैं हर बार क्या करता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ देता हूँ आपके लिए ताकि आप उसको कमेंट करो, बट बहुत रेयर और डिसेंट स्टूडेंट होते हैं जो उसको पकड़ पाते हैं। अब देखते हैं कौन कौन पकड़ेंगे उस गलती को। मैं इस वीडियो को लास्ट में वो बताने वाला हूँ कि मैंने क्वेश्चन कहाँ छोड़ा आपके लिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन यहाँ तो हो गया भाई 0.1 जूल एनर्जी। कैसे आया? 10,000 का भाई कितना हो गया? 1%, यानी 100 जूल यहाँ चला गया। 100 जूल से ये गया भाई स्नेक के पास 10 जूल, 10% ट्रांसफर होता है भाई। 10 का भी 1% क्या गया? 0.1 जूल। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या पुट अप करता है अभी। इन अ गिवन फूड वेब नेम द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज द हाईएस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। अब इसका डायरेक्टली रिलेशन किससे बता रहा है? ये डायरेक्टली बात कर रहा है बायो मैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है, कह रहा है कि जब यहाँ केमिकल हमने यूज किया है, ठीक है, प्लांट्स में, ये केमिकल जब यहाँ यूज किया तो डेफिनेटली ये इस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होगा। तो सबसे ज्यादा कहां पर होगा? जो इसमें टॉप कार्निवोरस है यानी आउल में। तो आंसर विल बी आउल। अब देखते हैं मैंने क्वेश्चन जो आपके लिए छोड़ा था उस क्वेश्चन में क्या था, कहां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन इज हियर, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए डाउट में छोड़ा था भाई, देखते हैं जिन बच्चों ने देख लिया वो कमेंट करेंगे भी कहां क्वेश्चन नंबर कौन सा था, आप क्वेश्चन नंबर राइट करेंगे। प्लांट्स, अगर मैं मानता हूं कि लेट 10,000 ऑफ जूल हमने प्लांट्स को दिया है, ठीक है, ये अगर हम बात कर रहे हैं सन से, ये अगर हमने दे दिया क्वेश्चन, अगर ये एनर्जी हमारा सन देता, सन, तो यहाँ पे कितना ट्रांसफर होता है ये बताओ। ये तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये प्लांट ने रिसीव की है 10,000, इसका 10% गया रैबिट के पास, इसका 10% गया स्नेक के पास, इसका 10% है इसके पास, किसी वल्चर्स के पास। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि अगर ये 10,000 एनर्जी किसने दी है? सन ने दी है, तो यहां वल्चर्स पे कितना परसेंट ऑफ एनर्जी यानी कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा, ये आप कमेंट करेंगे यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप कमेंट करेंगे और कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होगा वल्चर्स के पास, इसको आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है ना? सो भाई दिस इज ऑल अबाउट योर ऑल इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस एनवायरनमेंट चैप्टर। अब इससे बाहर तो भाई नहीं आने वाला है, तो ये क्वेश्चन को आप पी जाना, काटो गोलो वीडियो को देखो और पी जाओ क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई इतना सफिशिएंट है और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं भी एक सैंपल पेपर्स का क्वेश्चन सीरीज जिसमें आपको मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं विद लाइव सेशन। सो कमेंट करना भी है सबसे पहले आपको कौन से चैप्टर चाहिए। ठीक है ना? और रही क्या, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय, टेक केयर।